Hello people, I hope you're all doing really wonderful. Here we are talking about a very important topic today. Focus here very carefully. Focus here to very carefully. आज का टॉपिक का डिस्कशन रहने वाला है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप. एकदम दिलो दिमाग खोल के बैठेंगे. बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर दिस माइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है ना. तो एकदम ईमानदारी से मेरी तरफ देखते रहेंगे घूर घूर के. ठीक है, चलो shall we start people? Are you all set to start? चलो, सबका ध्यान अब 100% यहीं पे चाहिए. ठीक है ना. अब 100% फोकस यहां पे. बहुत ही खास टॉपिक है. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. 100% फोकस मुझे यहां पे चाहिए सबका. ठीक है ना. चलो चलो चलो, अब सब लोग हो गए यहां पे हंसी मजाक डन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. फोकस करना बहुत अच्छे से. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? वेरी केयरफुली फोकस. एक पहले ओवरव्यू देता हूं फिर डिटेल्स में जाऊंगा. इफ एनी मेंबर मेंबर बोले तो शेयर होल्डर. इफ एनी मेंबर, फोकस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे साथ में बने रहेंगे. बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने वाले आज हम. ठीक है ना. पूरा फोकस स्क्रीन पे. ठीक है ना. डिस्टर्बेंस जीरो चाहिए मुझे आज. डिस्टर्बेंस जीरो चाहिए. इफ एनी मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज, से फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लिखता हूं यहां पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग 10% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो अभी समझो, ऐसे में 3 कंडीशंस और लिखूंगा वैसे, बट अभी एक कंडीशन से आगे बढ़ते हैं. आपको पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लो अच्छे से. तो ऐसे 3 कंडीशन और लिखूंगा मैं. सो इफ एनी मेंबर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग 10% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में से 10% इसकी हो चुकी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. सुनो मेरी बात को केयरफुली. किस व्यक्ति को बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 10% या उससे ज्यादा. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल एक कंपनी की, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. बहुत आसान है ना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा शेयर होल्डर नहीं है. अरे आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने तकरीबन 7 लाख रुपए रिलायंस रिटेल के शेयर्स खरीद रखे. मैंने 7 लाख रुपए के रिलायंस रिटेल के शेयर्स खरीद रखे. ठीक है ना. यार अपन को तो लगता है ना कि भाई बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लिए आपने, बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, अब कैसे होगा, कैसे चलेगा आगे. अंडरस्टैंड. चलो रुको, पहले वो उधर नहीं जाता कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदते हैं, छोड़ो. मैंने कोई लिस्टेड कंपनी लेता हूं, आपके लिए समझना आसान होगा. यस बैंक. मान लो मैंने आज 10 लाख रुपए की यस बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं. 10 लाख रुपए की यस बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं. ठीक है. अपन को क्या लगता है, यार 10 लाख रुपए मैंने खूब सारा इन्वेस्ट कर रखा है, अपन बहुत बड़े आदमी है. मैं क्या कह रहा हूं, ये उनकी टोटल शेयर कैपिटल का 1% तो क्या, आधा परसेंट तो क्या, आधे के आधे का आधा परसेंट भी नहीं है. मतलब आई डोंट काउंट एनीवेयर फॉर देम. मैंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख के भी शेयर्स खरीद लिए, तो मैं कुछ मायने ही नहीं रखता हूं उसमें, बिकॉज वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की कंपनी है. तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा अगर कोई टुकड़ा ओन कर लिया है, भले ही आपके हिसाब से 20-25 लाख रुपए बहुत होंगे, बट थोड़ा सा टुकड़ा ओन कर लिया है, तो यू आर नोवेयर देयर. क्लियर है. तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कौन से. बड़ी क्या छोटी कोई भी कंपनी है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कौन से. राइट. तो उसके लिए कंसेप्ट लाया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का. आज मान लो एक व्यक्ति, उसके पास में यस बैंक के 12% शेयर्स हैं. 12% शेयर्स में तो आप सोच भी सकते कितने करोड़ों के शेयर्स हैं.
12% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल उसके पास है, तो भाई वो एक बड़ा शेयर होल्डर है, डिसीजन मेकिंग में वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो सिंपल तरीके से हर एक कंपनी की जब शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो उसके कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10% या ज्यादा शेयर्स है उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एनी मेंबर who's directly or indirectly holding 10% share capital of the company is known as significant beneficial owner. Very easy up till here. Focus very carefully. Focus very carefully. ठीक है, ये हो गया। होता कैसा है, यहां पे लाता हूं मैं कंपनी को। ये है कंपनी, कंपनी के ऊपर ड्यूटी है, कंपनी के ऊपर ड्यूटी है दैट अगर कोई भी ऐसा आपको मेंबर पता चलता है हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, आपको पता चलता है कि उसके पास 10% या ज्यादा शेयर्स हो चुके हैं, कंपनी को जैसे ही पता चलता है कि मेरे किसी भी एक शेयर होल्डर के पास में 10% शेयर्स हो चुके हैं, देखो उसके पहले 8%, 9%, 4%, 5% चलेगा, जिस दिन किसी भी व्यक्ति के पास में 10% शेयर हो चुके हैं, जैसे ही कंपनी को पता चलता है, कंपनी हैज टू, मतलब कंपनी की बेसिक ड्यूटी रहती है शुरू से ही, टू आइडेंटिफाई, कंपनी की ड्यूटी रहती है टू आइडेंटिफाई सच मेंबर, भाई जिसने 10% उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लिए, अक्वायर कर लिए, आइडेंटिफाई सच मेंबर एंड कॉज हिम टू फाइल BEN1। BEN1 क्या है, फॉर्म नंबर है, BEN1 ये एक फॉर्म नंबर है। सर हमें क्या फॉर्म नंबर याद रखने, नहीं रखने, फॉर्म नंबर का बिल्कुल लोड लेना नहीं है, बट अभी मैं पढ़ाते टाइम फॉर्म नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ा रहा हूं। तो ये कंपनी आइडेंटिफाई करेगी, अरे यार तुम्हारे पास हमारी कंपनी के 10% ज्यादा शेयर्स हो चुके हैं, हमारे पास BEN1 भरो, BEN1 भरो, ठीक है। तो ये मेंबर की ड्यूटी है कि ये कंपनी के पास में BEN1 भरे। BEN1 इज अ फॉर्म जिसके अंदर पूरे डिटेल्स देता है कि मैंने इतने 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 शेयर्स अक्वायर कर लिए, कि मैंने इतने इतने शेयर्स अक्वायर कर लिए। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। पहले तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी का कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जिसका 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल हो गई, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। जैसे ही कंपनी को पता चला कि हमारे यहाँ एक ऐसा शेयर होल्डर हो गया जिसका 10% शेयर कैपिटल हो चुका है, तो उसको बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, अब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन चुके हो, आप हमें BEN1 भर के दो, आप हमें BEN1 भर के दो। सर यार ये BEN1 इनसे भरवा के क्यों ले रहे हैं, सुनना ध्यान से। BEN1 भरवा के इसलिए लिया जाता है बिकॉज कंपनी के ऊपर दो रिक्वायरमेंट है, सुनना, कंपनी के ऊपर दो रिक्वायरमेंट है। एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी अगर आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना है तो यू हैव टू इन्फॉर्म ROC 1, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू, कंपनी हैज टू मेंटेन a register of सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, कि कंपनी को एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर एक बना हुआ है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का नाम है, राइट, और इंडेक्स भी है, हमने पढ़ा था याद है। तो हमें वो रजिस्टर ऑफ मेंबर तो बनाना ही है, उसके साथ में एक रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अलग से बनाना है। तो एक रजिस्टर ऑफ मेंबर तो है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स अलग से बनाना है, जिसमें सिर्फ उन लोगों का नाम आएगा जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं। हमारी कंपनी में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो सिर्फ उन तीनों का नाम आएगा, उनके डिटेल्स आएंगे। तो register of significant beneficial owner means a register in which you'll be writing names of those shareholder who are owning more than 10% shares। तो ये कंपनी के ऊपर दो रिक्वायरमेंट है, सुनना ध्यान से। तो ये जैसे ही BEN1 भर के व्यक्ति देता है, कंपनी को BEN2, दिस इज अनदर फॉर्म, BEN2 भर के ROC को देना होता है, जिसके सारे डिटेल्स भेजते हैं उसकी, कि BEN2 कहलाता है कि यार ये भी बेनिफिशियल ओनर का फॉर्म है BEN2, कि भाई ये देखो ये व्यक्ति बेनिफिशियल ओनर बन गया, हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन चुका है। साथ ही साथ कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर, वो रजिस्टर का फॉर्मेट है ना, वो दिया है BEN3। तो BEN3 में उनको रजिस्टर मेंटेन करना, तो रजिस्टर BEN3 इज नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ दैट रजिस्टर। सिंपल सिंपल सिंपल, एकदम केयरफुली समझना। अभी तक जो बोला मैंने, जैसे ही एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स, जैसे ही एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स 10% ऑफ द शेयर कैपिटल, राइट, जैसे 10% होता है कंपनी को पता चलता है। बिकॉज सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति शेयर होल्ड करेगा तो अपने नाम पे शेयर रजिस्टर करवाएगा ना, फिजिकल में है तो कंपनी के पास जाके, और अगर डीमैट में है तो डिपॉजिटरी के थ्रू। तो जैसे ही ऐसा कोई शेयर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, भले फिजिकल भले डिपॉजिटरी के पास, और पता चलता है कि यार ये शेयर भी इसके नाम पे कर दिए, तो इसके पास तो 10% की लिमिट टच हो जाएगी।
इसके पास तो 10% की लिमिट टच हो जाएगी। तो उस केस में अगर फिजिकल के लिए आया तो कंपनी को जैसे ही पता चलता है कंपनी खुद नोटिस देता है। अगर बेनिफिशियल ओनर बन रहा है तो डिपॉजिटरी को कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10% शेयर्स होल्ड कर लेता है तो हमें बता देना। तो डिपॉजिटरी बोलता है कंपनी सुनो ना, ये इसके पास 10% शेयर्स आ चुके हैं। तो फिर कंपनी उनको बोलता है कि भाई साहब प्लीज बेन वन भरो। बिकॉज आप सोचो ना, एज अ इंडिविजुअल, एज अ कंपनी जो मेंबर है उसको थोड़ी पता चलेगा कि 10% की रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी तो कंपनी की है। तो कंपनी उसको करता है आइडेंटिफाई सच मेंबर एंड कॉज हिम टू फाइल बेन वन। कॉज हिम मतलब उसको कहता है कि तुम बेन वन फाइल करो। फिर जैसे ही व्यक्ति बेन वन फाइल करता है, कंपनी के ऊपर दो ड्यूटी है, एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है बेन 3 में, और एक कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना है बेन 2 में। बने रहना मेरे साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब अगर मैं स्टेप वाइज बनाना चाहूं जबरदस्ती, तो स्टेप 1 तो ये आ जाता है। अरे भाई साहब इतना मोटा मोटा लिख के कहाँ जाना है आपको? अरे जाना कहाँ है बता दो, फोकस यहां पे। स्टेप 1, तो उस व्यक्ति ने होल्ड कर लिए 10% शेयर्स। ओके, आर यू ऑल एबल टू सी मी? Okay, wait. Probably there's some issue. Give me a minute. Okay, give me a minute. Give me a minute. Yes, people. चलिए, let's continue. Yes. तो अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? एकदम सिंपल तरीके से, कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी में 10% शेयर्स होल्ड कर लिए, 10% शेयर कैपिटल उसके पास में, तो उसे हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। ठीक है। और कंपनी के ऊपर ड्यूटी है, किसके ऊपर ड्यूटी आती है यहाँ पे? कंपनी के ऊपर ड्यूटी आ जाती है कि किसी भी मेंबर ने, कंपनी के ऊपर ड्यूटी आ जाती है अगर किसी भी मेंबर ने, सॉरी, कंपनी पे ड्यूटी आ जाती है अगर किसी भी मेंबर ने 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो उसे बोलना है कि तुम बेन वन भर के दो। फिर जैसे ही बेन वन भरकर आएगा, कंपनी को वो देना है बेन टू भर के आरओसी को, और बेन 3 में खुद के पास में रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। आई होप यूर ऑल विथ मी। आई होप यूर ऑल विथ मी। अभी क्लियर? एकदम सिंपल है, यहां पे तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, एकदम सिंपल। कोई भी व्यक्ति हु हैज अक्वायर्ड 10% और मोर शेयर्स, 10% और मोर शेयर्स, जैसे ही कंपनी को पता चलता है अरे उसने 10% या उससे ज्यादा शेयर्स अक्वायर कर लिए, ये बेटा जी चलो बेन वन भर के दो, फटाफट से बेन वन भर के दो। बेन वन भर के दिया, और फिर कंपनी को बेन टू, वही चीज है, बेन टू में भर के देनी है आरओसी को, और साथ में अपने आरओसी को, और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन करना, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एकदम क्लियर है हम यहां पे? चलो, फोकस 100% रखना। एक बार रुको, इस तरह से देखना, बहुत फोकस करना। इसे मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, फोकस 100%।
यस पीपल, चलो फोकस 100% यहां पे रखना इस चीज के ऊपर। वापस एक बार बोल रहा हूं, अब हम थोड़े से इंट्रिकेट डिटेल्स में जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का ध्यान इधर से उधर भटकना नहीं चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उन चीजों पे फोकस करना है, इंट्रिकेट बारीक चीजों पे फोकस करना है, राइट। चलो फोकस करना मेरे साथ एकदम सिंपल तरीके से। हमने देखा कोई भी व्यक्ति हु इज होल्डिंग 10% or more share capital of the company directly or indirectly, that person will be called as significant beneficial owner. As soon as the company identifies, the company has to cause that person to file Ben 1. The person has to file Ben 1. The company has to file it to ROC and maintain a register. सुना मेरी बात ध्यान से। Step 1, any member directly or indirectly holds 10% share capital of the company. Thumbs up. Step 2 यहां पे आएगा। स्टेप 2, जैसे ही कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया, कंपनी उसको बोलेगा बेन 1 भर के दे, ठीक है। स्टेप 2, फिर आएगा स्टेप 3। क्या आएगा स्टेप 3? अब कंपनी वो मेंबर जो है वो बेन 1 भर के कंपनी को देगा, स्टेप 3। फिर आएगा स्टेप 4 कि वो कंपनी बेन 2 भर के आरओसी को देगी, ठीक है, स्टेप 4। और उसके बाद में आएगा स्टेप 5 कि कंपनी खुद के रजिस्टर को भी अपडेट कर लेगी। इज एवरीवन विथ मी अप टिल हियर? क्या सब लोग मेरे साथ में है? क्या थोड़ा सा बारीक दिख रहा है स्क्रीन पे? आई होप इट इज विजिबल। इज एवरीवन विथ मी अप टिल हियर? यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा फोकस रखना है स्क्रीन के ऊपर। चलो अभी तक हमने देखा कि कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कैसे बनता है, इफ द पर्सन इज होल्डिंग 10% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके अलावा भी क्या कोई तरीका है क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने का। फर्स्ट है इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग 10% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड, फोकस करना अच्छे से, इफ एनी पर्सन इज, व्हाइट पेन जा मेरे पास, if any person is holding 10% voting rights of the company. If any person is holding 10% share capital of the company, okay. If any person is holding 10% voting right of the company, और है इनके बीच में, तो एक व्यक्ति कोई भी एक चीज को टच कर लेता है तो वहां पे व्यक्ति बन जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ओके ठीक है सर, 10% शेयर कैपिटल भी ठीक है और 10% वोटिंग राइट भी ठीक है, राइट? ठीक है ठीक है, ओके इजी, फोकस वेरी केयरफुली। थर्ड, सुनना और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, इन्होंने थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होते हुए क्लॉजेस को बनाया, फोकस करना अच्छे से। या फिर और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कैसे बन सकता है? इफ एनी पर्सन हैज right to receive, if any person has right to receive in 10%, सुनो मेरी बात को, जहां मैं 10% बोल रहा हूं मिनिमम बता रहा हूं, राइट? has right to receive in 10%, right to receive minimum 10% of the total dividend। कंपनी के टोटल डिविडेंड का, कंपनी के टोटल डिविडेंड का 10% एक व्यक्ति को मिल रहा है। कंपनी के टोटल डिविडेंड का अगर 10% एक व्यक्ति को मिल रहा है तो उसे भी कहा जाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। और लास्ट में एक थियोरेटिकल पॉइंट है, सिंपल, इफ एनी पर्सन हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द कंपनी। हैज सिग्निफिकेंट influence और कंट्रोल ओवर द कंपनी। मेरे साथ में रहना एकदम शांति से, पहले इस चीज को समझते हैं फिर और आगे जाएंगे, बारीकी से समझेंगे। फोकस, यस पीपल, सब लोग यहां पे 100% फोकस सबका यहां पे, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने एक फेयर आइडिया देखा था पूरे का कि क्या होता है पूरा। हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों में से कोई भी चीज कर लेता है, अब सुनो, कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों में से कोई भी चीज का, अभी हमारा टारगेट है ये चारों चीजें समझना, बस ये चारों चीजें एक बार समझ गई तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों में से 1, 2, 3 और 4
इन चारों में से कोई भी चीज कर लेता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है इन चारों में से, तो वो व्यक्ति बन जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रिफर्स टू एनी मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स who's holding 10% share capital of the company or holding 10% of voting right of the company, who has the right to receive 10% of the total distributable profit, 10% of total dividend, या फिर who has significant influence or control over the company. Last point भी theoretical है, who is having significant influence or control over the company, who is having significant influence or control over the company. 3 पॉइंट बहुत आपके एकदम पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं कि a person who is holding 10% of the share capital of the company, a person who's या फिर a person who's holding 10% of voting right of the company, or a person who has a right to receive 10% of the total dividend of the company, this person would be termed as significant beneficial owner. अब हम लोग नॉर्मली समझेंगे सर कोई भी व्यक्ति अगर यहां पे 10% में अट्रैक्ट होगा तो वो यहां पे भी 10% में आएगा, यहां पे भी 10% में आ जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने येस बैंक के 10% शेयर्स खरीद लिए तो मेरे पास 10% शेयर कैपिटल आ गया, मेरे पास 10% वोटिंग राइट भी आ गया, और अब प्रॉफिट का भी 10% मेरे को मिलने वाला है ना। तो नॉर्मली ये सेम ही होते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ केसेस में अलग हो सकते हैं, और लॉ जिस तरह से डेवलप हो रहा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वगैरह पढ़ेंगे हम आगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं ये अलग हो जाए। तो अभी हमने सीखा सिंपल तरीके से, अगर एक व्यक्ति इन तीनों, और एक थियोरेटिकल पॉइंट लेता हूं, तो ये चारों में से अगर कहीं भी अट्रैक्ट हो जाता है, कहीं भी कवर हो जाता है, तो दैट पर्सन वुड बी टर्म्ड एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? एनी मेंबर, व्हेन आई एम सेइंग एनी मेंबर, मतलब एनी मेंबर हु directly or indirectly, any member who directly or indirectly holds 10% or more, यहां पे हर जगह और मोर ही समझो, ये मिनिमम है, holding 10% of share capital of the company, या फिर 10% of voting right of the company, या फिर 10% of total dividend उसी को मिल रहा है, या फिर the person who has significant control or significant influence or control over the company, इस व्यक्ति को कहा जाता है significant beneficial owner. Is everyone comfortable with the meaning of significant beneficial owner? देखो एकदम आराम से, एक बार आराम से स्क्रीन पे देखो, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ेंगे सब लोग 100% केयरफुली, पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना, बहुत बारीक पॉइंट में हम जाने वाले हैं। चलो सुना कान पे ध्यान दो अच्छे से। चलो तो अब हमारा कुछ चार्ट ऐसा हो चुका है, that significant beneficial owner refers to any member who directly or indirectly holds 10% of share capital of the company, or who holds 10% of voting right of the company, or who has a right to receive 10% of total dividend, or who has significant influence or control over the company. कभी भी अगर ऐसा कोई मेंबर आपकी कंपनी में जुड़ चुका है, आप कोई भी एक मेंबर है जो इस लिमिट में आ चुका है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन चुका है, तो कंपनी के ऊपर स्टेप 2 इमीडिएटली ड्यूटी आ जाती है, फिर कंपनी हैज टू आइडेंटिफाई दिस मेंबर, ढूंढना है, और साथ में कॉज हिम टू फाइल बेन 1, उससे बेन 1 भरवाना है। वो व्यक्ति बेन 1 भर देगा, फिर कंपनी को बेन 2 आरओसी को भरना है, और साथ में कंपनी को बेन 3 में एक रजिस्टर मेंटेन करना है। क्या आप सब लोग यहां तक मेरे साथ में हैं क्या? तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जा सकता हूं? मेरे हिसाब से एग्जाम लुकआउट से काफी हो जाता है एक बार, लेकिन हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, मजा आएगा। यहां तक अगर सब लोगों को एकदम क्लियर, एकदम कंफर्टेबल है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चल बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से सुंदरता से लिख देता हूं ताकि मजा आएगा। Has a right to receive 10% of the total dividend, or has significant influence or control of the company. Focus very carefully. So this is the definition. Okay. So this is the definition. This is the definition of significant beneficial owner. Okay. चल साक्षी कह रहे हैं 10% ऑफ वोटिंग राइट। 10% ऑफ वोटिंग राइट मतलब आपके पास जब जनरल मीटिंग में वोटिंग होता है ना,
तो वहां पे आपके इसमें 10% ऑफ वोटिंग राइट है टोटल, ऐसा। ठीक है, ये है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब सुनना, मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, परेशानी हो सकती है, एकदम केयरफुली समझना तो मजा आएगा। सर आपने कहा कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ये चारों में से कोई भी चीज को कवर कर जाता है तो वो व्यक्ति बनता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इन चारों में से किसी भी जगह पे कवर कर जाता है तो वो बनता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सर ये क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या? फोकस वेरी केयरफुली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या? फोकस करना। डायरेक्टली मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद से शेयर्स ले रहा है, मतलब डायरेक्टली मतलब क्या? डायरेक्टली मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, इफ द मेंबर is holding the shares whether physical or डीमैट, भले फिजिकल बोलो या डीमैट बोलो, अगर वो व्यक्ति शेयर्स होल्ड कर रखा है, द मेंबर इज होल्डिंग द शेयर्स फिजिकल और डीमैट इन हिज नेम इंडिविजुअली। मतलब अगर समझना डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, आज मैं हूं यहां पे, फोकस करना बहुत केयरफुली। आज शुभम शुक्लेचा है, शुभम शुक्लेचा के पास में अकेले मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर मेरे पास 10% शेयर है यस बैंक के, तो आई एम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली। आई एम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली बेनिफिशियल ओनर हूं ना। अरे आपकी कंपनी के 10%, 12%, 15% शेयर्स मेरे पास हैं, आई एम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली, बात ही खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली। सो देन व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इनडायरेक्टली? अब सुना ध्यान से, इनडायरेक्टली डिफिकल्ट है। डायरेक्टली तो आसान था ना कि डायरेक्टली मैं ओनर हूं तो मुझे ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? अरे मेरे पास अकेले के पास ही शेयर्स है, मेरी कोई मैं कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, किसी और के थ्रू शेयर्स नहीं एक्वायर किए मैंने खुद के ही दम पे मेरे पास 12%, 15% शेयर्स हैं, 10% उससे ज्यादा शेयर्स है, तो आई एम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली। I am directly a significant beneficial owner of a particular company. Say for example, I am buying 12% shares. I have 12% shares of Yes Bank. Then I am a significant beneficial owner directly of Yes Bank. सब लोग मेरे साथ में, डायरेक्टली का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली क्या है? लोग अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप से छुपने की कोशिश करते हैं कि यार मैं 10% या उससे ज्यादा अक्वायर करूंगा तो मेरे को सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाले रजिस्टर में नाम आ जाएगा, मैं नजर में आ जाऊंगा, तो 5% मेरे अकाउंट से, 5% इसके, तो वो भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट होल्डिंग डायरेक्टली बट ही इज होल्डिंग इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब सबको समझा क्या? डायरेक्टली का मतलब समझा क्या? थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाएंगे हम लोग, और एंड में जब आपको पूरा चार्ट दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ओन करने का मतलब ही हो गया दैट मेरे पास यस बैंक के शेयर्स, मेरे पास यस बैंक के शेयर्स जो है ना, आई एम होल्डिंग 12% शेयर्स ऑफ यस बैंक, इट मींस आई एम डायरेक्टली अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। वही मैंने क्या कर रखा है, सुनना, मैंने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की धूम धड़ाका लिमिटेड, मैंने क्या किया, 5% शेयर्स तो यस बैंक के मेरे नाम पे लिए, और 10% यस और से 5% शेयर्स यस बैंक के धूम धड़ाका लिमिटेड ने ले रखे हैं। धूम धड़ाका लिमिटेड ने यस बैंक के 5% शेयर्स लिए और मैंने भी यस बैंक के 5% शेयर्स लिए, सो आई एम नॉट डायरेक्टली अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो मैं बच के निकल रहा था, वो बोले रुको रुको, डेफिनेशन अमेंड कर दी है हमने, डेफिनेशन में लिखा है इफ अ पर्सन डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर तो भी उसका नाम रजिस्टर में आएगा। तो भाई साहब मैं इनडायरेक्टली तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं ना, क्योंकि 5% मेरे पास है और 5% मेरी कंपनी के पास है, तो उन शेयर्स पे भी तो कंट्रोल मेरा ही है। मेरी कंपनी के पास है मतलब मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, और उस कंपनी के पास में यस बैंक के शेयर्स हैं, तो मैं इनडायरेक्टली बन जाता हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। डायरेक्टली क्लियर है ना? इनडायरेक्टली पे मेहनत करेंगे, इनडायरेक्टली केयरफुली सुनना, बहुत केयरफुली सुनना। अरे बहुत बारीक बारीक पॉइंट बता रहा हूं, एंड में जब ओवरव्यू बताऊंगा तो बहुत आसान लगेगा, तो मेरे साथ बने रहो, एक एक बारीक पॉइंट पे ध्यान देना, फोकस वेरी केयरफुली। यस, नाउ वी टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्टली, बहुत केयरफुली। सर इनडायरेक्टली म्हणजे काय? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इनडायरेक्टली में क्या क्या कवर हो जाएगा, फोकस वेरी केयरफुली। इफ द मेंबर
holds shares through, if the member holds the shares through any body corporate मतलब एकदम कंपनी कोई सी भी, through any body corporate, any LLP, where the member, एक एक वर्ड पे बहुत केयरफुल फोकस रखो, where the member has majority shares, बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी वेयर द मेंबर हैज मेजॉरिटी शेयर्स। ओके, तो मतलब इनडायरेक्टली का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, मेंबर होल्ड शेयर्स थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी वेयर द मेंबर हैज मेजॉरिटी शेयर। फॉर एग्जांपल धूम धड़ाका लिमिटेड, मेरे पास धूम धड़ाका लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स हैं और धूम धड़ाका लिमिटेड से मैंने 10% 12% शेयर्स अगर एक्वायर करा दिए तो भाई साहब मैं भी बन जाता हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मैं भी बन जाता हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। या मेरे पास 5% है और धूम धड़ाका लिमिटेड से मैंने 5% एक्वायर करवा दिए तो हम इनडायरेक्टली मैं भी हूं उसका एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ यस बैंक। तो मैं अगर शेयर्स एक्वायर करवा लेता हूं थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी, लोग बचने के लिए करते थे ऐसा, थ्रू ध्यान से, थ्रू एनी HUF, वेयर थ्रू एनी HUF रखो, सिंपल अभी रुक जाओ। तो मैं किसी मेरे HUF से शेयर्स एक्वायर करवा रहा हूं, ठीक है, थ्रू एनी पार्टनरशिप में शेयर्स एक्वायर करा रहा हूं, वेयर द मेंबर हैज मेजॉरिटी शेयर। रुकना, ये सब मैं बाद में डिलीट भी करूंगा इसमें से कुछ पार्ट, मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूं, बस फोकस 100% रखना। पार्टनरशिप हो गया, थ्रू एनी ट्रस्ट, थ्रू एनी ट्रस्ट वेयर द मेंबर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। अभी बस बने रहना, फिर जब चीजें डिलीट होगी फिर बाद में बहुत आसान लगेगा। फाइनली आपको जो याद रखना है वो मैं लिखाऊंगा, बट अभी फोकस करो। एंड लास्ट में फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल, फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल, समझना ध्यान से क्या कह रहे हैं, प्रोविजन का मतलब क्या है, फोकस है वेरी केयरफुली। होता कैसा है यारों, समझना बहुत अच्छे से। यार जब हमें पता है कि यार अगर मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर्स एक्वायर किए, मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर्स एक्वायर किए तो मेरे ऊपर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, फिर वो मेरे पे क्लोज वॉच रखेंगे कि मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और थोड़े से कंप्लायंस आ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करता हूं मैं कि मैंने मान लो 8% शेयर्स खरीद लिए थे, 8% शेयर्स तक मैंने खरीद लिए थे, उसके बाद मैं क्या करता हूं 8% के बाद में यार और शेयर्स लेने हैं ना, तो ये मैं ले लेता हूं मेरे कंपनी के नाम पे, मेरे HUF के नाम पे, मेरे ट्रस्ट के नाम पे, मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उसके नाम पे। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब क्या होता है, मैंने कोई भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना रखा है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, SPV कहते हैं इसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल। कोई भी मैंने कंपनी LLP या कोई भी मैंने ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना रखा है उसके थ्रू मैं पास कर रहा हूं, कोई भी एक और कंपनी है जिसके थ्रू मैं पास कर रहा हूं। तो अगर कभी भी मैं उस 10% को खुद से टच नहीं करना चाहता, मैं उसको किसी और के थ्रू, मेरी कंपनी के थ्रू, मेरे ट्रस्ट के थ्रू इस तरह से रूट कर रहा हूं, तो भी भाई साहब मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा। तो आज मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 8% शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, और मेरे ट्रस्ट ने उसके 5% शेयर्स खरीद लिए, फिर भी मैं उस कंपनी का बन जाऊंगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो डायरेक्टली में क्या क्या कवर होता है, फोकस करना अच्छे से। डायरेक्टली कैसे किसी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनते हैं, डायरेक्टली इस तरह से बनते हैं कि भाई साहब मैंने पूरे 10% एक्वायर नहीं किया, अगर मैं 10% एक्वायर करता तो मैं डायरेक्टली बन जाता ना, अगर मैं 10% एक्वायर करता तो मैं डायरेक्टली बन जाता। इनडायरेक्टली कैसे बनते हैं, इनडायरेक्टली के लिए भाई कैसा है कि मैंने क्या किया, मैंने बचने की कोशिश की। समझो पहले ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली था ही नहीं, इमेजिन करना प्रोविजन कैसे डेवलप होता है, पहले ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पे था ही नहीं,
इमेजिन करो, तो पहले प्रोविजन क्या होता, इफ एनी मेंबर, who's holding 10% shares or who's holding 10% of voting right or who's receiving 10% of total dividend or who's having significant influence or control will be the significant beneficial owner. ठीक है, तो उसमें क्या करता, हर एक व्यक्ति बच जाता ना कि मैं 8-9% तक तो खुद अक्वायर करता और बचे हुए के लिए मैं किसी और के थ्रू अक्वायर कर लेता, तो फिर तो कोई व्यक्ति कभी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में नहीं आ पाता ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रियली सॉरी. Are you understanding what I'm trying to say? Are you people with me? Are you understanding? समझ रहे हो ना यार, बहुत आराम से अपन उससे बच जाते. अगर वहां पे सिर्फ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लिखा ही नहीं होता तो हम बहुत आराम से बच जाते कि यार एक काम तो 8% तक तो मेरे नाम पे एक्वायर कर लेता हूं, बचा हुआ किसी इनके नाम पे एक्वायर कर लेता हूं, तो बहुत इजीली आप उसको सरपास कर पाते. तो उसको अवॉइड करने के लिए डेफिनेशन में ही लिखा है दैट एनी मेंबर हु डायरेक्टली, भाई डायरेक्टली वाला तो आ ही रहा है, और इवन इनडायरेक्टली मतलब उसके कंपनी के थ्रू, उसके ट्रस्ट के थ्रू, किसी के भी थ्रू मिलके अगर उसके पास में कभी भी 10% शेयर कैपिटल हो गया या 10% वोटिंग राइट हो गया या 10% टोटल डिविडेंड उसको मिल रहा है या फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, तो वो व्यक्ति बन जाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग अप टिल हियर? टेक 5 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स एंड रीड. मैं अब इसको आपके काम की चीजें लिख देता हूं बस. So if any person directly or indirectly has 10% or more share capital of the company or 10% of the voting power of the company or 10% of total distributable profit he's going to receive, or he has significant influence or control, that person is known as significant beneficial owner. Are we clear? चलो, अभी क्लियर? आपका जो इश्यू कंफ्यूजन रहा है हर्षल और सिद्धि को, वो मैं एंड में लेता हूं, अदरवाइज पूरा कंसेप्ट हैम्पर हो जाएगा इसलिए. ठीक है, आई अंडरस्टूड आप जो कह रहे हो कि सेपरेटली लीगल, उसको मैं एंड में लेता हूं एकदम मस्ती में. अभी सब लोग यहां तक यहां पे मेरे साथ है ना, सुनो मेरी बात को. आपको ये नहीं भी समझा तो चलता है, ये मैं आपको एडिशनल पढ़ा रहा हूं, ये जो है ना, ये तो मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ भी दो. ये तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली का वेटेज कितना है आपके लिए एज ए सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट. ये तो समझना अनिवार्य है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है. यहां पर सब लोग मेरे साथ में है क्या? यहां पर सब लोग मेरे साथ में है क्या? तो ये नीचे चीज तो एडिशनल है, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे एक्वायर होता है, पर हर एक व्यक्ति यहां पर मेरे साथ है क्या कि इफ एनी मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली holds 10% of share capital of the company or holds 10% of the voting power in the company or receives 10% of the total dividend of the company or has significant influence or control in the company, that person will be termed as a significant beneficial owner. Company will have the duty to identify and cause him to file Ben 1. जैसे उसने बेन 1 फाइल किया, कंपनी विल हैव टू फाइल बेन 2 टू आरओसी एंड बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करना होगा. क्या यहां पर मेरे साथ हो क्या? अगर यहां पर आप मेरे साथ हो तो देन यू आर एग्जाम रेडी, आप एग्जाम रेडी चल रहे हो. देन यहां पर क्या मेरे साथ हो क्या? यस पीपल. ठीक है, चल बहुत ही बढ़िया. अब एक दो चीजें और माइनर आपको बता देता हूं, उसके बाद में दूसरी चीजों पे आता हूं. चलो, ये हो गया मेजर. आई टेल यू, मतलब मोस्टली सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कांसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है सब्सटेंशियल. बट कुछ माइनर चीजें और डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. फोकस 100% यहां पे चाहिए. यस पीपल. व्हाट इफ फोकस है, व्हाट इफ
what if the member who is significant beneficial owner does not file Ben 1 to the company? कि भाई साहब मान लो कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर कंपनी इन्फॉर्म करने गई, कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया, देयरआफ्टर कंपनी इज इन्फॉर्मिंग कि भाई साहब आपको ये बेन 1 फाइल करना है, बट फिर भी वो व्यक्ति बेन 1 फाइल ही नहीं कर रहा, फिर भी वो व्यक्ति बेन 1 फाइल ही नहीं कर रहा, तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या? तो फिर क्या करेंगे? फोकस करना बहुत अच्छे से। कंपनी, ये कंपनी है, यहां पर ये मेंबर है जो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। कंपनी है, यहां पर एक मेंबर है हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। वेरी इजी, कंपनी, देयर इज अ मेंबर हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज, थोड़ा सा गैप कर देते हैं, समझने में आसान रहेगा आपको। तो ये अभी अभी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना है। कंपनी के ऊपर ड्यूटी थी टू आइडेंटिफाई एंड कॉज टू फिल, उसको बोलना चाहिए था, बट वो व्यक्ति बेन 1 फाइल नहीं कर रहा है, बेन 1 फाइल नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। तो बेन 1 फाइल करने के लिए जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उसको, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। नाउ व्हाट, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। बेन 1 फाइल करने के लिए 90 डेज मिलते हैं, तो वो ऊपर अपन एंड में लिखेंगे 90 डेज एक्सपायर हो चुके हैं, अब क्या? नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, company can make an application to the tribunal when within 15 days from the expiry of the time, from the expiry of 90 days। पहले 90 डेज क्लियर कर देता हूं, आप सबको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 90 डेज कहां है कि ये व्यक्ति को 90 डेज के अंदर फिल करना होता है बेन 1। बेन 1 हैज टू बी फिल्ड विद इन 90 डेज। चलो एकदम केयरफुली भी यहां पे आ जाओ, फोकस उधर नहीं, इधर 100% फोकस यहां पे। So what has happened is company has identified and asked him to fill Ben 1, but the person is not filling Ben 1 only. So company can immediately apply to the tribunal कि हे ट्रिब्यूनल प्लीज कृपया करके कुछ करिए, वो व्यक्ति Ben 1 फाइल नहीं करा, सो दैट कल को कंपनी का डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए। Are we clear? Now what will tribunal do? Tribunal has to ensure कि ट्रिब्यूनल एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, एंड ट्रिब्यूनल हैज टू पास एन ऑर्डर विद इन 60 डेज। फोकस वेरी केयरफुली। ट्रिब्यूनल विल give OOBH, OOBH बहुत जगह पर आएगा, OOBH जहां भी मैं लिख रहा हूं उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख नहीं सकते OOBH, पूरा फुल लिखना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो ट्रिब्यूनल हैज टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ट्रिब्यूनल हैज टू पास एन ऑर्डर विद इन 60 डेज। कि ट्रिब्यूनल के पास जब एप्लीकेशन आया उसके 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास कर देना है। एकदम कंफर्टेबल अभी तक यहां पर? अभी क्लियर? अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर में क्या दे सकता है, फोकस करना, बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ट्रिब्यूनल ऑर्डर में क्या पास कर सकता है कि हे मेंबर, या तो आप बेन 1 फिल करके दो, अदरवाइज आपके शेयर्स का हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे। फोकस करना, ट्रिब्यूनल या तो ये कहेगा कि इफ मेंबर डज नॉट फाइल बेन 1 देन द शेयर्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ मेंबर, मतलब उस व्यक्ति को 10% ज्यादा होल्ड ही नहीं करने दोगे। फोकस करना अच्छे से। ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर दैट इफ द मेंबर does not file Ben 1, if the member does not file Ben 1, then
अगर वो बेन 1 फाइल नहीं करता है तो क्या होगा, देन शेयर्स will not be transferred in his name। भाई साहब अगर आप भरने को रेडी नहीं हो तो शेयर्स आपके नाम पे आएंगे ही नहीं, आपको हम शेयर होल्डर बनने नहीं देंगे, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम ऐड ही नहीं करने देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। ये पता कैसे चला था कंपनी को कि इस व्यक्ति के पास में 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हो रहे हैं? जब उसने शेयर्स खरीदे होंगे और वो ट्रांसफर के लिए या तो कंपनी के पास या फिर डिपॉजिटरी के पास आया होगा। सुनना बहुत केयरफुली, आज मेरे पास 8% शेयर्स हैं और मैंने शेयर्स अक्वायर किए, अब मैं कंपनी या डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा ना शेयर्स रजिस्टर करवाने के लिए, और तब वो बोलेंगे रुको 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 बेन 1 भरो, रुको रुको बेन 1 भरो, तो हम उनके शेयर्स जनरली ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तब डिपॉजिटरी शेयर्स ट्रांसफर भी कर देती है और उसके अंदर बोलता है बेन 1 भरो। लेकिन अगर 90 डेज में आपने बेन 1 नहीं भरा है तो वो जो ट्रांसफर किया है ना उसको वापस कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल, उस ट्रांसफर को वापस कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये क्या बता रहा हूं मैं, छोटी सी बात कि अगर कोई व्यक्ति बेन 1 फाइल नहीं करता है तो हम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। व्हेनेवर आई एम सेइंग ट्रिब्यूनल आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीएलटी, कि अगर कोई व्यक्ति बेन 1 फाइल नहीं करता है तो हम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, हम एनसीएलटी के पास तक जा सकते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग? अरे बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं ना इसमें, क्या इतनी सी बात बोली है कि अगर आपने बेन 1 फाइल नहीं किया, अगर आपने बेन 1 फाइल नहीं किया तो भाई साहब हम चले जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है कि अगर कभी बेन 1 आपने फाइल नहीं किया तो हम ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, ये सुनो बेन 1 फाइल कर दो, अदरवाइज आपके शेयर्स का ट्रांसफर ही हटा देंगे, अदरवाइज आपके शेयर्स का हम ट्रांसफर ही हटा देंगे। फोकस करना, फोकस करना अभी भी। एक लास्ट टॉपिक और ये टॉपिक खत्म, एक लास्ट हेडिंग और ये टॉपिक खत्म। सुनना, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। फोकस वेरी केयरफुली। व्हाट कुड बी दी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस? अगर कभी भी आपने ये जो मैंने ऊपर बढ़ाया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इसके पेनल्टी से, इसके प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया तो अगर मेंबर ने कंप्लाई नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी हो सकती है फाइन अप फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख। उसके ऊपर फाइन लग सकता है 1 लाख से 10 लाख तक का, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 ईयर का। अब इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऐसे ही लिखा है, कोई होता नहीं ऐसे केस में, बट हाँ कंपनीज एक्ट में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति फाइल, मेंबर फाइल ही नहीं कर रहा, भाई उसको बोला बेन 1 फाइल करो, फाइल करो, नहीं कर रहा फाइल, तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और कंपनी के ऑफिसर के ऊपर क्या हो सकता है, सिंपल फाइन हो सकता है भाई साहब, सुनना, 10 लाख से 50 लाख तक का। एंड इफ द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, कि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पर डे का फाइन लगाना चाहिए, उसे कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इफ द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जहां पे कोर्ट आता है पर डे का फाइन लगाना चाहिए, तो वहां पे लग सकता है अप टू 1000 पर डे। And that will be all what I wanted to teach you under significant beneficial ownership. ये सब था जो मैं आपको significant beneficial ownership के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। अब अगर मैं ईमानदारी से बोलूं ना, एकदम ईमानदारी से कि यार मैं इन सब में क्या अपेक्षा करता हूं कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या बैठा हो 100%। लुक, आई हैव टॉट यू 3 थिंग्स। पहला पूरा चार्ट, उसके बाद में कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर बात नहीं मान रहा है तो, और तीसरा चीज में पेनल्टी क्या होगी। मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं एंड में, सिर्फ ये आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ ये, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का एक्सप्लेनेशन भी नहीं, सिर्फ ये दैट इफ एनी मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली holds 10% of the share capital or holds 10% of the voting right, or he's receiving 10% of the total dividend, or he's having significant influence or control in the company, then this person will be termed as significant beneficial owner. The company can has to identify such a person and cause him to file Ben 1.
As soon as the person files Ben 1, the company will have to file Ben 2 to ROC and will have to maintain a register of significant beneficial owner in Ben 3. टिंग टिंग टिडिंग खत्म. एग्जाम लुकआउट, जिसको कहते हैं ना एग्जाम लुकआउट से क्या रिलेवेंट है, एग्जाम लुकआउट से इतना सा रिलेवेंट है. बट जब एक टॉपिक को पढ़ते हैं तभी चार्ट एक्चुअली मैं आ गया हूं तो दिखेगा नहीं, बट ठीक है. तो एग्जाम लुकआउट से क्या रिलेवेंट है, तो एग्जाम लुकआउट से इतनी सी चीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. बट अगर डिटेल में जाते हैं तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी समझ में आना चाहिए कि ये है भाई साहब इनडायरेक्टली और ये है डायरेक्टली, कि व्यक्ति खुद से सारे शेयर्स खरीद लिए तो बन ही रहा है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. बट अगर उसने चालाक होने की कोशिश की कि थोड़ा खुद से, थोड़ा अपने पार्टनरशिप कंपनी वगैरह से, तो भी वो व्यक्ति कहलाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. तो भी व्यक्ति कहलाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. और कोई व्यक्ति बेन 1 फाइल नहीं कर रहा है, ट्रिब्यूनल को बोलो, ट्रिब्यूनल उसको ऑर्डर करेगा कि फाइल कर, और फिर भी वो फाइल नहीं करता, ट्रिब्यूनल कह सकता है कि रजिस्टर ही नहीं करेंगे इसके शेयर्स को. और लास्ट में भाई साहब अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया तो क्या, तो मेंबर ने कंप्लाई नहीं किया तो 1 ईयर तक की उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जो प्रैक्टिकली होती नहीं बट लिख रखा है, और उसमें फाइन हो सकता है 1 लाख टू 10 लाख, और कंपनी और ऑफिसर ने डिफॉल्ट पे फाइन हो सकता है 10 लाख टू 50 लाख रुपीस. और अगर कंटिन्यूइंग ऐसा कोई है ऑफेंस, ऐसा किया है कि एनसीएलटी को लगता है कि भाई इनको पर डे के हिसाब से फाइन लगाना चाहिए, तो वहां पे 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगा जा सकता है. यस पीपल, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है? चलो, याद रखना है जो इनिशियल फेज है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब आगे का ठीक है, बट जो फर्स्ट चार्ट था वो बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए. चलिए 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 चलिए, चल परफेक्ट. अब आपने क्या करना है, सुना मेरी बात को अच्छे से. ये जो पूरा चार्ट दे रखा है ना, ये जो पूरा चार्ट दे रखा है ना, ये आपके नोट्स में आपको एक ब्लैंक बॉक्स दे रखा है. उस बॉक्स के अंदर अति सुंदर तरीके से पेन डाउन करना है, अति सुंदर तरीके से पेन डाउन करना है. जो आपके नोट्स में एक बॉक्स दे रखा है उसके अंदर यू आर हैविंग अ ब्लैंक बॉक्स जिसके ऊपर हेडिंग है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, उसके ऊपर लिखना है और लैंडस्केप में लिखना है. समझ रहे हो ना लैंडस्केप में कैसे लिखते हैं, ये सीधा नहीं टेढ़ा, लैंडस्केप के अंदर लिखना है बहुत ही प्यारे तरीके से. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? समझ में रहा है क्या? समझ रहा है क्या? यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट. चलो बढ़िया, चलो करो. तो फुल स्पीड में पेन डाउन करना शुरू कर दो. यस, यू हैव टू पेन इट डाउन इमीडिएटली. चलो करो, फुल स्पीड में पेन डाउन करो. आप लोगों को कैडबरी का भी हिसाब करना बाकी है ना? मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स की ड्यू है कैडबरी? अंकित का सवाल है पहले कि अगर कोई कंपनी बेन नहीं भरती है तो फिर कंपनी को पेनल्टी लगेगी क्या? आप समझो कंपनी की ड्यूटी बेन 1 भरने की नहीं है, बेन 1 भरने की ड्यूटी तो मेंबर की है. अगर मेंबर ने बेन 1 भर दिया था बट कंपनी ने बेन 2 नहीं भरा, या कंपनी ने बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी. क्लियर है? तो जिसका डिफॉल्ट होगा उसकी पेनल्टी आएगी. कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेन 2 और 3 की, मेंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेन 1 की. ठीक है, चल. यस पीपल, मुझे बताओ कैडबरी किस किस की ड्यू है? ए ईमानदारी से बताओ. ऋतुजा की एक बाकी है मुझे याद है, सौरभ की बाकी है, निखिल की बाकी है. ए ईमानदारी से, चोरी चकारी नहीं यहाँ पे. यस पीपल, यू पेन इट डाउन फुल स्पीड में. यस गधों. ओके, पेन इट डाउन एंड आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस राइट नाउ. पेन इट डाउन फुल स्पीड में, आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस हर्षल. ओके, बहुत सुंदर तरीके से लिखो ये पूरा का पूरा. गधों कमेंट करना बंद करो और पेन डाउन करो फुल स्पीड में. रिया, OOBH मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. किसी भी एक जगह पे अपने कहीं पे भी नोट्स में शुरुआत में लिख देना, जहां जहां मैं OOBH कहता हूं मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसके पहले दोनों पार्टीज की बात सुनता है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. दोनों पार्टीज की बात सुनना.
Yes, people, is it done? As soon as you're done writing, thereafter I'll be taking up the questions. Okay, Aarti? So don't worry. So I'll be taking up the questions once you're done. तो एक बार सब लोग अच्छे से लिख लो, तो उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे एक आधा चीजें और बतानी है आपको, तो बताने के बाद में फिर I'll be taking up questions. डन हो गया सबका क्या? चलो, बहुत ही सुंदर. यस. उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये लिखना है. देखो, ये पूरा तो हो चुका है आपका वहीं पे बॉक्स के अंदर. ये लिखोगे बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, और छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखना. मुझे 3 पॉइंट लिखाने, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट पेनल्टी है, और एक और पॉइंट में लिखवाऊंगा. ठीक है ना? आप समझो ये, तो ऐसा. तो आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज को 3 में डिवाइड कर दो. 2 में ये 2 पॉइंट लिख दो, और एक के लिए जगह रखिएगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन निखिल. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होना. साक्षी, एंड में स्क्रॉल करता हूं, अभी सबके साथ में चल लो. ओके, चलिए. इज इट डन? जैसे आप लोगों का डन होता है, आप लोग फटाफट से डन 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 बोलो. डन 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 डन. चिल निखिल, चिल. कोई प्रॉब्लम नहीं है.
आ जाऊं क्या मैं यारों? अगर आपका हो चुका है तो मैं बहुत बेकरारी के साथ आना चाहूंगा वापस। चलो बताओ, बहुत 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 बढ़िया। चलो यार, अब एक छोटी सी बात करते हैं। ओके ओके ओके, राधिका लिख रहे हैं क्या? लिख लो लिख लो लिख लो, 1 मिनट रुक जाता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, we will. Shall we talk about the last point? चल, चलो यार, थैंक यू राधिका फॉर योर परमिशन। चल, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं बहुत केयरफुली, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर। बहुत केयरफुली समझना। डिस्क्लोजर्स अंडर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स। बहुत केयरफुली। इनिशियल disclosure and this is continual disclosure। बहुत केयरफुली समझना। इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। हुआ ऐसा कि जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का कंसेप्ट है ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का जो कंसेप्ट है ना, दैट कोई भी व्यक्ति इसके उसमें 10% शेयर्स हैं, उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना होगा। ये जो कंसेप्ट है ना, ये रिसेंटली आया है, ये रिसेंटली आया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट डेट लिखूं तो 8/2/2019 पे आया। सुनना, फोकस करना। तो ये जब आया एज ऑन 8/2/2019, whosoever is a significant beneficial owner has to file Ben 1 in 90 days। ये समझ में आ रहा है क्या इनिशियल डिस्क्लोजर? कि हुआ क्या, ये अभी थोड़े समय पहले ही आया था। तो जब ये आया 8/2/2019, थोड़ा सा मतलब भाई कंपनी जब 2013 का है ना, तो उस हिसाब से तो रिसेंट ही है, मतलब अभी पिछले कुछ सालों की बात है। 8/2/2019 में के दिन ये रूल आया, तो ऐसा कहा गया कि जिस दिन ये आ गया, अब एकदम से बोलेंगे चलो जिस जिस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर का 10% या उससे ज्यादा है ना, उनका एक अलग से रजिस्टर बनाओ। कंपनी बोले बनाते पर थोड़ा समय तो दो, तो वहां पे दिया गया 90 डेज का टाइम। कि 8/2/2019 में जब ये रूल आया, तब हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति के पास 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, उन सबको कंपनी ने इन्फॉर्म किया और बोला कि 90 डेज में बेन 1 भर के दे देना। तो बेन 1 भरने के लिए मिला था 90 डेज। क्लियर है क्या हम लोग? क्लियर है क्या हम लोग? तो बेन 1 भरने के लिए मिलते हैं 90 डेज, इनिशियली मिले थे 90 डेज। क्लियर? तभी तो हमने बेन 1 में 90 डेज लिखा है। क्लियर? अब सुनना, बेन 1 को फिल करने के लिए अब मिलते हैं 30 डेज। तो बेन 1 में विद इन 90 डेज और विद इन 30 डेज दोनों आता है। इनिशियल डिस्क्लोजर, जब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के रूल्स पहली बार आए, तब कहा गया था कि 90 डेज में बता दो, एज ऑन दिस डेट, कि अब 90 डेज में बता दो भाई साहब सब लोग। लेकिन 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 कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर क्या कहता है? सुनना, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फोकस करना है। एनी पर्सन हु subsequently become significant beneficial owner, any person who subsequently becomes significant beneficial owner have to, any person who subsequently becomes significant beneficial owner have to file Ben 1 within 30 days।
तो अब कैसा होता है कि जिस दिन मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना वहां से 30 डेज के अंदर मुझे बेन 1 फाइल करना है। तो बेन 1 को फाइल करने की दो रिक्वायरमेंट है, बेन 1 हैज टू बी फाइल्ड इन 90 डेज और बेन 1 हैज टू बी फाइल्ड इन 30 डेज। तो जो इनिशियल डिस्क्लोजर था जब ये नया नया आया था तब था 90 डेज, उन सबको मिले 90 डेज। और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर के तहत अब अगर कोई भी सब्सिक्वेंटली कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनता है तो उसको फिल करना होता है बेन 1 विद इन 30 डेज, बेन 1 विद इन 30 डेज। और यहां तक कि व्यक्ति का जब जब फिर शेयर होल्डिंग चेंज भी होता है तो भी उसको बार बार बेन 1 फाइल करना होता है वैसे, बट ठीक है उतना डेप्थ में तो नहीं भी गया तो चलता है। तो फोकस करना अच्छे से। डिस्क्लोजर अंडर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स के अंदर कहा गया है कि वैसे तो जब आया था तब बोला था 90 डेज, तो भाई तब जब आया था ना तब तो ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति जिसके 10% में कहीं पे भी कवर हो जाता है उस व्यक्ति को बेन 1 फाइल करना होगा 90 डेज में। लेकिन आज की तारीख में अब अगर कोई मैं आज की तारीख में शुभम शुक्लेचा if acquires 10% shares in any company or 15% shares in any company then Shubham Shuklecha gets only 30 days to file Ben 1। तो one is initial disclosure and one is continual disclosure। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मुझे आप बताओ आज की तारीख में क्या रेलेवेंट ज्यादा है, 90 डेज या 30 डेज? आज की तारीख में एज ऑन डेट व्हाट वुड बी मोर रेलेवेंट, 90 डेज और 30 डेज? 30 डेज, यस। 90 डेज तो एक बार की कहानी है, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी पूछ ले कि इनिशियल डिस्क्लोजर बेन 1 का कितना था तो 90 डेज था। सिंपल, बहुत आसान है ना, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में व्हाट इज रेलेवेंट इज 30 डेज। कि जैसे 30 डेज एक्सपायर होंगे मुझे मौका नहीं मिलेगा। अब सुना ध्यान से, यहां पे भी 90 डेज और 30 डेज करना पड़ेगा ना आपको, राइट? तो अगर किसी व्यक्ति ने इनिशियल डिस्क्लोजर वाला ही नहीं भरा है तो हम ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं 90 डेज एक्सपायर होने के बाद 15 डेज के अंदर। लेकिन अगर अभी कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर आज की तारीख में जिस व्यक्ति को 30 डेज ही मिले थे उसने 30 डेज में फाइल नहीं किया तो आप 30 डेज जैसे ही खत्म हुए उसके 15 दिन में ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। तो यहां पे भी 90 डेज / 30 डेज कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है यार, चलो अब आप लोग क्या करेंगे, इसे पेन डाउन करेंगे और अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ भी क्वेश्चन पूछना था, मैं गायब भी नहीं हो रहा है, ये पेन डाउन कर लो वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे। डिस्क्लोजर्स अंडर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स, इनिशियल एंड कंटिन्यूअल। तो इनिशियल 90 डेज का मिला था टाइम पीरियड, अभी तो 30 डेज है। उस टाइम पे जब नया नया था तब 90 डेज है, अब 30 डेज है, खत्म बात। अब कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। यस पीपल, अरे पूछो ना गधों। हाँ, आरती पूछ रहे हैं सर बट व्हाई अ शेयर होल्डर विल अवॉइड टू फाइल बेन। ओके, समझना चाहते हैं। आरती क्वेश्चन है कि कोई एक शेयर होल्डर फाइल क्यों नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं करेगा की बात नहीं ना, उसके लिए पेनल्टी रखी गई है। अगर वो व्यक्ति टाइम टू टाइम फाइल कर देता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर वो फाइल नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी है। अब ये तो कोई प्रोविजन नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति फाइल क्यों नहीं करेगा। देखो करना चाहिए बट बहुत सारी चीजें रूल में नहीं करते ना हम लोग। तो जो एक रूल है वो रूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी आएगी, एज इजी एज दैट। हर एक व्यक्ति को अपने बाइक का कार का पीयूसी करवा के रखना है, तो सर ये तो और नहीं करवाया तो आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन है। तो ये तो सवाल नहीं होगा ना कि सर कोई क्यों नहीं करवाएगा, हर एक व्यक्ति करवाएगा। अरे करवाना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं करवाया तो उसके लिए फाइन है ना, सिंपल। तो हर एक व्यक्ति ने फाइल कर देना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फाइल नहीं करेगा तो उसके लिए फाइन है, सिंपल। तो सो दैट पीपल शुड नॉट टेक दिस इजी कि हाँ भाई ठीक है नहीं भी भरा तो चलेगा। नहीं नहीं भाई बेन 1 भरना है, अदरवाइज फाइन होगा, एज इजी एज दैट। ओके, मुस्कान का क्वेश्चन है सर व्हेन विल कंपनी आइडेंटिफाई एसबीओ आफ्टर अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट के एप्लीकेशन टाइम पे समझ आता है ना। देखो अगर आईपीओ एफपीओ में हो रहा है, कब कब हो सकता है, आईपीओ एफपीओ में कंपनी ने शेयर्स इशू ऑफर किए और एक व्यक्ति ने 10% ज्यादा या उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया तो तभी पता चल जाएगा। तो इशू में एप्लीकेशन के टाइम पे आइडिया हो जाएगा कि उस व्यक्ति को हम अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जैसे आप कह रहे हैं, मान लेते हैं वो किसी और व्यक्ति से खरीद रहा है, तो जब वो ट्रांसफर करवाने आपके पास आएगा तब पता चल जाएगा। तो या तो ट्रांसफर करवाने आपके पास आएगा तब, या फिर इशू अलॉटमेंट के टाइम पे तब। ओके मुस्कान। हर्षल पूछ रहे हैं सर इसमें सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं आता है क्या कंपनी और हमारा। सेपरेट एग्जिस्टेंस तो आ ही रहा है ना हर्षल, इसलिए मैंने कहा था पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही है, मेंबर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर 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 आप उसके थ्रू शेयर्स खरीद रहे हो तो ये तो आप फिर लॉ को वायलेट कर रहे हो ना, लॉ को वायलेट कर रहे हो। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर आप कंपनी के थ्रू भी एक्वायर कर रहे हो तो भी आपका कंट्रोल तो है ना। मेरी कंपनी है और उसके थ्रू 5% और मेरे थ्रू 5%, तो टोटल 10% पे मेरा कंट्रोल हो चुका है ना।
राइट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कंट्रोल देखा जाता है तो कंट्रोल दिख रहा है 10%, तो सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ओके। कन्हैया क्वेश्चन है, सर डिसएडवांटेज ऑफ बेन 1 टू मेंबर। नहीं, मेंबर को कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज जस्ट प्रॉपर कंपनी के पास में डिस्क्लोजर रहता है, कंपनी इज इन्फॉर्म्ड कि कौन कौन व्यक्तियों के पास ज्यादा शेयर्स है, ताकि कल को ये लोग कहीं टेक ओवर की कोशिश करें या फिर कैसी भी तरह से, तो कौन कौन लोग हैं इनके पास में 10% उससे ज्यादा शेयर्स है। कोई डिसएडवांटेज नहीं है मेंबर को, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। मुस्कान, इज इट बेटर टू बिकम एसबीओ डायरेक्टली? बेटर बेटर से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है उनको कुछ खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक नॉर्मल शेयर होल्डर जिसके पास 1% शेयर है या फिर 0.1% शेयर है, उसको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वही एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर है, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड्स अभी चालू किया 2019 से, अभी कुछ साल पहले अभी चालू किया कि भाई साहब यार ये बना के रखो, ऐसे रिकॉर्ड्स बना के रखो, बस सिंपल। तो ये रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कहा है, इसमें कोई नुकसान या फायदे की बात ही नहीं है। ओके। ऋतुजा कह रहे हैं पर डे की फाइन कौन से केस में लगती है, मींस जब पेनल्टी की वैल्यू कम ज्यादा होती है। नहीं ऋतुजा, ये एक फ्रीडम दिया जाता है एनसीएलटी को कि वो चाहे तो पर डे के हिसाब से फाइन लगा सकता है। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने बेन 1 30 डेज में फाइल करना था, उसने 35 डेज में फाइल किया, ठीक है। कंपनी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है कि उसने बुक्स मेंटेन करनी है, उसने इतने दिन बाद बुक्स मेंटेन किए, बुक्स में एंट्री उसने इतने टाइम पीरियड के बाद किए, तो अगर कहीं पे भी उन्होंने वायलेशन कुछ दिनों का किया है तो पर डे की पेनल्टी, दैट इज ऑन एनसीएलटी, ऐसा उसमें कुछ अपन प्रोविजन नहीं है वहां पे कुछ। कौस्तुभ कह रहे हैं डीमैट्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ट्रांसफर। यस कौस्तुभ, तो अगर किसी व्यक्ति के पास में शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में है, शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में है, तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा वो भी डिपॉजिटरी करता है, तो डिपॉजिटरी को कह रखा होता है कि आप इन्फॉर्म कर दो अगर किसी भी व्यक्ति की होल्डिंग 10% टच हो रही है तो डिपॉजिटरी अगर कोई भी पॉइंट ट्रिगर होता है तो कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है। परफेक्ट। सर क्राइटेरिया, निखिल पूछ रहे हैं क्राइटेरिया फिक्स है क्या कंपनी में 10% या 2030 को एसपीओ को बीएन फाइल? 10% फिक्स है निखिल। अगर मैं और डिटेल में जाके बताऊं तो एक्ट में लिखा है कि 25% तक कुछ भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, तो अभी क्राइटेरिया 10% का, तो आज के डेट में लॉ है 10% या उससे ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति के पास में शेयर है तो उसका नाम एक सेपरेट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर के अंदर आना चाहिए। सिद्धि कह रहे हैं व्हेन कंपनी इशूज फर्दर शेयर्स तो क्या एसबीओ को प्रायोरिटी मिलती है? नहीं, कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कोई भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बस एक रिकॉर्ड कीपिंग है कि हमारे बड़े बड़े शेयर होल्डर है तो इनका एक सेपरेट रजिस्टर बना है, सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता नहीं है। यस नील, वैसा कह सकते हैं, वैसा कह सकते हो आप, उस तरह से कह सकते हो। कौस्तुभ कह रहे हैं इससे तो कंप्लायंस बढ़ता है। यस, विद एवरी नोटिफिकेशन, विद एवरी न्यू नोटिफिकेशन कंप्लायंस तो बढ़ता ही है ना। बेनिफिट्स तो कुछ है नहीं, बेनिफिट्स बस ऐसा है कि आपके पास एक सेपरेट रिकॉर्ड रहेगा, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। फुल फॉर्म ऑफ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल, सिंपल, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का उन्होंने बेन लिया है ऐसा। तो कोई भी फॉर्म जैसे कि मैनेजमेंट के फॉर्म्स होते हैं उसको एमजीटी लिखा होता है, डायरेक्टर के फॉर्म डीआईआर लिखा होता है, ऐसा तो उन्होंने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल में बीएन लिखा है, सिंपल, कोई इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बनता है। आर यू ऑल विथ मी? जो लिखा हुआ है वो अच्छे समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है मालिक? चलो चलो चलो, बहुत 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 बढ़िया। कोई भी व्यक्ति अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकता है। यशदा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर वाई होल्ड शेयर्स इनडायरेक्टली? नहीं नहीं, ये बस कवर कर रहे हैं कि अगर आप इनडायरेक्टली भी होल्ड करने की कोशिश करोगे, अगर आप इनडायरेक्टली भी होल्ड करने की कोशिश करोगे तो भी आप एसबीओ में आओगे, तो आप उसकी कोशिश ना करो, सिंपल। बी इफ द एसबीओ डजंट फाइल बेन 1 ऑल द शेयर्स विल बी गॉन। नहीं यशदा, सारे शेयर्स नहीं, जो 10% की लिमिट को टच कर रहे हैं, मान लो मेरे पास 8% शेयर्स थे, मैंने 2% शेयर्स और अक्वायर करने के लिए गया, ठीक है, और मैं बेन 1 फाइल ही नहीं कर रहा हूं, तो एनसीएलटी मुझे बोलेगी या तो बेन 1 फाइल कर दो, अदरवाइज ये 2% शेयर्स आपके रजिस्टर नहीं करेंगे, तो 8% जो मेरे पास है वो तो रहेंगे ही ना, और ये डिपेंड करता है एनसीएलटी पे भी। ओके कौस्तुभ, एक तो मेंबर ऑफिशियल रहता है तो ऐसे एसबीओ बना के डुप्लीकेशन होता है तो मैंडेटरी होता है ना? यस कौस्तुभ, मैंडेटरी है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि डुप्लीकेशन का काम होता है। सर कन्हैया, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स को। तन्वी, यस तन्वी, यस यस, काउंट हो जाएंगे अगर वो भी आते हैं तो।
खाली तो वो सब तो बहुत आगे आएगा, बिल्कुल काउंट हो जाएंगे। नहीं नील, उसमें दूसरे रेस्ट्रिक्शंस हैं, दूसरे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सिंपल ना, कि अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि मैंने इनडायरेक्टली शेयर्स होल्ड कर लिए तो मुझे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, फिर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऐसा। एंड डी, व्हाट वाज बिफोर बेन 1, नहीं पहले था ही नहीं, पहले सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट ही नहीं था, ये अभी आया है, तो पहले कंसेप्ट था ही नहीं, तो पहले ऐसा कोई हमें सेपरेट रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ता था 10% या उससे ज्यादा वालों के लिए, अभी अभी नया कंसेप्ट आया है। ओके, यस पीपल। प्रीति, कंपनी को कैसे पता चलता है? प्रीति, इवेंचुअली शेयर्स रजिस्टर करने के लिए या तो कंपनी के पास या फिर आप डिपॉजिटरी के पास ही आते ना, तो फिर आप हर एक को प्रॉपर्ली एनालाइज करके चेक करते हैं कि कंपनी है तो इसमें उसकी होल्डिंग है क्या, इस कंपनी का ओनर कौन है, वगैरह वगैरह। तो कंपनी यही चीज कोशिश करके इंश्योर करती है कि एक व्यक्ति अगर कभी भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन रहा है तो उसको इमीडिएटली बोला जाए। तभी तो स्टेप देखो ना, स्टेप 1 क्या लिखा था, जैसे ही कोई व्यक्ति ने किया है होल्ड, स्टेप 2 कंपनी इज टू आइडेंटिफाई सच मेंबर, कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है क्या, तो कंपनी अपनी टीम बिठाती है टू इंश्योर। चल सुनो कदम, हम और भी क्वेरीज दे लेगा मैं, किसी को क्वेरी तो आराम से पूछ सकता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आज का आपका एक होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। फोकस करना, पहले मेरी आशा है कि आपने अच्छे से यहां पे सब पेन डाउन कर लिया है, इसके और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे दो छोटे से टॉपिक बचते हैं, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ये मैं कल पढ़ा दूंगा। मेंबर एंड शेयर होल्डर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट कल वापस इसको भी रीड करा लेंगे, कर लेंगे, कल ये केस भी रीड कर लेंगे। आपसे क्या अपेक्षा है कि कल आप ये सारे जो क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन, ये जो 12 क्वेश्चन यहां पे दिख रहे हैं ना, कल आप ये सब 12 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 के 12 क्वेश्चन आप लोग कल ट्राई करके आएंगे। 12 के 12 क्वेश्चन कल आप ट्राई करके आएंगे। ट्राई करने का मतलब क्या होता है, लिखना नहीं है। ट्राई करने का मतलब है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे और आप इसका आंसर सोचेंगे कि मुझे इसका आंसर क्या लगता है। यू जस्ट थिंक ओके इसका आंसर ये है, तो चाहिए तो यहाँ पे आप पेज नंबर लिख सकते हो, इस पेज नंबर पे इसका आंसर दे रखा है, यहाँ पे ये पढ़ा, इसका आंसर इस पेज नंबर पे, इसका आंसर इस पेज नंबर है, इसका आंसर पेज नंबर, यू हैव टू जस्ट थिंक इसका आंसर क्या है। ठीक है, सो दैट कल हम लोग मिलेंगे, कल मैं इन सारे आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो देन यू कैन थिंक कि आपने जब अकेले ने सोचा था तब आंसर क्या था और जो मैंने आंसर बताया वो सेम है या नहीं है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग सेम पेज पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्लियर है? तो आपको इस सारे आंसर्स कल सोच कर आना है कि क्या क्या आंसर्स है, मन में घर पे प्रैक्टिस करके आना है, नॉट रिटन प्रैक्टिस कि हाँ यार इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, सो दैट कल जब मैं डिस्कस करूंगा तो यू शुड बी ऑन द सेम पेज कि हाँ हमने ये सोचा था, अरे यार ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा सही हो गया। क्लियर है क्या हम लोग? और आपने चाहिए तो इसके पहले पूरा चैप्टर अभी तक का रीड कर लो, पूरा चैप्टर नंबर 3 रीड करो और फिर एक एक करके क्वेश्चन देखो। जब आप क्वेश्चन देखते हो तो वापस आप पीछे चैप्टर में मत जाओ, खुद से सोचो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। आर वी क्लियर? चलो गो, सो दैट बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से ये 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आने हैं, तो कल हम मोस्टली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके यारों, चलो गो, अब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलो, निखिल पूछ रहे हैं सर एसबीओ की एप्लीकेबिलिटीज फॉर विच कंपनीज? ऑल द कंपनीज निखिल, कुछ माइनर एक्सेप्शंस रह जाते हैं एक दो कंपनीज के ऊपर, बाकी सबको एसबीओ कंप्लाई करना है। अंकित पूछते हैं सर A is holding 5% and A's wife is holding 5%। हाँ अंकित, वाइफ वगैरह की बात अभी तक तो आई ही नहीं है, आई नहीं है। ठीक है, जागृति नहीं करेगा ना, वो तो बस कह रहे हैं कि अगर आप इनडायरेक्टली भी होल्ड करते हैं तो भी आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाते हैं, तो आपको नहीं करना है, आप नहीं करेंगे, इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस ईदर वेज, तो डोंट ओवरथिंक दैट, इट्स अ चॉइस, कवर हो रहा है उसके अंदर बस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सिक्योरिटीज में टेक ओवर कोड पढ़ेंगे तो शायद से आपका और एम्बेड बढ़ेगा, अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। निखिल 1 and 3, yes people, chalo, thank you so much for your nice patience, and I'll see you people in the next lecture.